वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर सिक्योरिटी फ़ारूक बशीर का तबादला कर दिया गया है। फ़ारूक बशीर को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिक्योरिटी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा किसका तबादला कहाँ किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 19 से 20 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सीनियर पुलिस अफसर और वज़ीर आला सिंध के पर्सनल स्टाफ अफसर सिक्योरिटी फ़ारूक बशीर का तबादला कर दिया है और फ़ारूक बशीर को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। फ़ारूक बशीर का गुज़िश्ता रोज 19 से 20 करोड़ में जो है तरक्की दी गई थी, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन आज जो है सिंध सरकार ने इनका तबादला कर दिया और तैनाती भी कर दी, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। कराची में हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए जगह जगह नाके लगाए गए हैं। कयूमाबाद और डिफेंस से आने वाली ट्रैफिक की बहाली की कोशिश की जा रही है। हैवी ट्रैफिक को रोका जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद इस वक्त DSP ट्रैफिक क्लिफ्टन के साथ मौजूद हैं, मजीद वो बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कराची में जो है छुट्टी के वक्त ट्रैफिक का जो दबाव है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है यहाँ सड़कों पर हमें नज़र आ रहे हैं। डिफेंस मोड़ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कोरंगी और कयूमाबाद से डिफेंस और शारा फैसल जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार, जबकि DSP क्लिफ्टन ट्रैफिक जावेद जो है यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद है जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि अदालत के हुक्म पर जो है 11 बजे से पहले जो हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ जो ट्रैफिक के जो वायलेंस करते हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है DSP ट्रैफिक क्लिफ्टन, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइएगा, अदालत के हुक्म पर जो है आपकी जानिब से ये नाका लगाया गया है, जो हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होता है उसके खिलाफ आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो ट्रैफिक की जो वायलेंस करते हैं शहरी, तो अब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मजीद और क्या बेहतर इक़दाम करने चाहिए? अस्सलामुअलैकुम, मैं DSP क्लिफ्टन ट्रैफिक हूँ और ये नाका मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं अदालत आलिया के हुक्म से, जो हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होती है उसकी पाबंदी है सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक, और जो कि हैवी ट्रैफिक हादसात का सबब बनती है उसकी वजह से। तो तमाम जगहों पे जो है जहाँ पे शहर में दाखिला है वहाँ पे उनके लिए नाके लगाए गए हैं। तो हम लोग सुबह से यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में चेकिंग करते हैं। तो इस टाइम में भी फ़्लो का टाइम है, तो ये ट्रैफिक फ़्लो हो गया इसलिए, और जो अगर वायलेशन भी करता है हैवी ट्रैफिक तो आ जाती है तो उसका चालान करते हैं या जो भी उसकी कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाती है। जी देखिए, बिल्कुल ये मेरे साथ मौजूद थे DSP ट्रैफिक क्लिफ्टन जावेद, जो कि यहाँ पर मौजूद है डिफेंस मोड़ पर, और जो ट्रैफिक जो वायलेंस कर रहे हैं शहरी उनके खिलाफ भी जो है चालान किए जा रहे हैं। जबकि अदालत के हुक्म पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कोई भी हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में दाखिल ना हो, उस पर इन्होंने यहाँ नाका भी लगाया हुआ है और चेक कर रहे हैं अगर कोई भी हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, शहर में दाखिल होता है, उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। जबकि शाम के औकात में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ट्रैफिक का दबाव को कम करने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर मामूर है और जो है ट्रैफिक के फ्लो को कम कर रहे हैं। जी आपको बताएं कि कराची गोल्फ क्लब में PSL 8 की ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। प्लेटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने इमरान ताहिर, कोटा ग्लेडिएटर्स ने नसीम शाह, जबकि मुल्तान सुल्तान ने जोश लिटल को मुंतखब कर लिया। और कौन कौन से खिलाड़ी ये मुंतखब हुए हैं इस पर बात कर लेते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, अपडेट कीजिए, ये ड्राफ्टिंग इस वक्त जारी है, क्या माहौल है, कौन कहाँ जा रहा है? जी, यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का मेला लगा हुआ कराची में, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग का मसला इससे पहले हमेशा लाहौर या इस्लामाबाद में होता रहा है, ये तो इस बार कराची में डिफेंस गोल्फ क्लब में ये हो रहा है। और शाम से ये एक बहुत बड़ा तवील प्रोग्राम होता है, लेकिन इतने ज़्यादा क्रिकेट स्टार आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा वक्त गुजरता रहता है। आज जो है सारी टीम के ऑनर यहाँ पे जमा हैं, सारी 6 फ्रेंचाइज के, और वो अपनी पर्सनल टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने कोचेज, हेड कोच और मैनेजर और दीगर ऑफिशियल के हमरा। तो आज जो है अब तक काफ़ी सिलेक्शन तो हो चुकी है, कुछ बाकी है। मुल्तान सुल्तान जो है जोश लिटल को ले चुकी है, इसके अलावा इस्लामाबाद ने जो रहमानुल्लाह को लिया है, इसके अलावा जो कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में जेम्स वेंस को लिया है, कोटा ग्लेडिएटर्स ने डायमंड कैटेगरी में ओडेन स्मिथ को लिया है, इस्लामाबाद ने डायमंड कैटेगरी में फजल हक जो हैं फजल हक फारूकी उनको अपनी टीम में शामिल किया, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में मुजीबर रहमान को
شامل کیا. لاہور قلندر نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں حسین طلعت کو اپنی ٹیم میں موقع دیا ہے, جبکہ کراچی کنگز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز فلڈر کو شامل کیا. ابھی بھی یہ عمل جاری ہے اور ابھی گولڈ کیٹیگری, سلور کیٹیگری کا بھی عمل جاری. اس کے بعد جو ہے رائزنگ اسٹار اور دیگر کیٹیگری بھی شامل ہیں. تو کافی یہاں پہ کرکٹ بورڈ کے بھی کافی نمائندے آئے ہوئے ہیں جو اس عمل کا حصہ ہیں, اور جو مختلف ٹیموں نے اپنے برانڈ ایمبیسڈر ہیں وہ بھی یہاں پہ مدعو کیے ہیں, جیسے ہمایوں سعید اور دیگر جو سیلیبریٹی ہیں وہ بھی یہاں اس بڑے جو ایونٹ ہے اس میں موجود ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید. صوبائی وزیر تعلیم و ثقافت سندھ سید سردار شاہ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ماتحت ڈائریکٹریٹ جنرل آف HR&N ٹریننگ کا اچانک دورہ کیا اور اس کے سیکشنز کا معائنہ کیا. صوبائی وزیر نے نئی بھرتی ہونے والے اساتذہ کی تنخواہوں کے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایات دے دی. صوبائی وزیر تعلیم و ثقافت سندھ سید سردار شاہ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ماتحت ڈائریکٹریٹ جنرل آف HR&N ٹریننگ کا اچانک دورہ کیا. میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سفاری پارک میں موجود ہتھنیوں ملکیہ اور سونیا کی سالگرہ منانے کا اہتمام کیا گیا. شمائلہ نیازی کی رپورٹ دیکھیے. سفاری پارک میں ملکہ اور سونیا کو 2009 میں لایا گیا تھا, جو اب 16 اور 18 سال کی ہو گئیں. دونوں ہتھنیوں کی پیدائش کا دن آیا تو KMC انتظامیہ نے اسے دھوم دھام سے منایا. ملکہ اور سونیا کو خصوصی طور پر سجا کر لایا گیا تھا. اس دوران نہ صرف کیک کاٹا گیا بلکہ دونوں ہتھنیوں کو کھلایا بھی گیا. پارک میں اس خاص دن کو منانے کے لیے باقاعدہ تقریب بھی رکھی گئی, جس میں گورنر سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان شریک ہوئے. کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ سفاری پارک میں اس طرح کی تقریبات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہنا چاہیے. اویئرنیس ہے کہ ہم کسی کو بھول نہیں رہے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور آج جس طرح یہاں بچوں کی آمد ہے اور دو جو ہمارے ایلیفنٹس ہیں سونیا اور ملائکہ, ان کی برتھ ڈے ہے, تو انشاءاللہ اب اسی طرح کراچی کی رونقیں بحال ہوں گی اور ہر جگہ آپ کو لوگوں کی برتھ ڈیز بھی نظر آئیں گی. ملکہ اور سونیا کی سالگرہ کی تقریب میں بچوں سمیت سبھی انجوائے کرتے دکھائی دیے. آج سونیا اور ملکہ کی برتھ ڈے تھی, اس لیے میں آج آف لے کے یہاں پہ آئی. میں یہاں پہ سومیا اور ملیکا کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آئی تھی. بہت مزہ آیا. یہاں پہ بہت مزہ آیا. ان دونوں کو میں نے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا بھی. برتھ ڈے منانے آئے تھے, انجوائے کر رہے ہم نے بہت کیا ہے. وہ سونیا اور ملیکا کی برتھ ڈے تھی, ہم نے اتنا انجوائے کیا اور ہمیں کیک دیا گیا, اتنی ساری چیزیں کھلائی گئیں. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. سفاری پارک کے سینئر ڈائریکٹر سید رضا عباس رضوی کا کہنا تھا ان ہتھنیوں کو بہت چھوٹی عمر میں لایا گیا تھا, جن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. الحمدللہ 2009 میں یہ جو ہیں بچے آئے تھے یہاں پہ, اور اب ایک کی عمر جو ہے 16 ہے اور ایک کی 18 برس ہے. اور ان کی صحت آپ کو ان بتائے گی اس بات کا کہ ان کو پراپر ڈائٹ بھی دی جاتی ہے, ان کو پراپر ٹہلایا بھی جاتا ہے, اور ان کی جتنی بھی میڈیکل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے وہ پراپرلی الحمدللہ دی جاتی ہیں. سالگرہ کی مناسبت سے KMC کی جانب سے دونوں ہتھنیوں کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے, جس میں دونوں کو مستیاں کرتے دیکھا جا سکتا ہے. سونیا 16 برس کی ہو گئی اور ملکہ 18 برس کی. بچہ پارٹی بھی خوش اور انتظامیہ بھی خوش. کیمرہ مین آصف شفیع کے ہمراہ شمائلہ نیازی, سٹی 21. قازقستان کے سفیر نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان براہ راست فلائٹ آپریشن اور بینکنگ چینل کو دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا گیٹ وے قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ زرعی مصنوعات, ادویات, ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں تجارت کا فروغ ہو سکے گا. فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں پاک قازقستان تجارتی اجلاس ہوا. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کی مضبوطی کے لیے اہم پیش رفت ہوئی. قازقستان کے سفیر یزران کستافین نے ماس ٹرانزٹ ٹریڈ, بینکنگ اور فلائٹ آپریشن کو دو طرفہ تجارتی تعلقات میں تجارتی گیٹ وے کا درجہ دے دیا. We need to raise awareness of our business communities about the opportunities that we have. In this term, we have to organize as many events as we can. And next year, for example, we are planning to organize a number of different events dedicated to our regional connectivity, dedicated to our, potential in, for example, agriculture, in pharmaceuticals, in textile, in many other sectors.
इजलास से खिताब में नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स शब्बीर मुंशा ने कहा कि पाकिस्तान काज़किस्तान के लिए ई वीज़ा सर्विस दे रहा है। काज़किस्तान हुकूमत पाकिस्तानियों के लिए मल्टीपल वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करे ताकि दो तरफा तिजारत में तेजी आ सके। पाकिस्तान को तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और जो हमारे पास सबसे बड़ा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम है, और वो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट काज़किस्तान इज़ अमंग द ओनली कंट्री या फ्यू कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट इंस्टेड पॉजिटिव में है, नेगेटिव में होने की बजाय। और रीजनल ट्रेड पाकिस्तान का वाहिद सलूशन है कि दुनिया भर के 70% ट्रेड जो रीजनल ट्रेड होती है, दैट इज़ अ सक्सेस की टू सक्सेस। एडिशनल डीजी सिविल एविएशन तैमूर इकबाल ने कहा कि 31 दिसंबर को दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन का मुआहदा साइन होने जा रहा है। Progress going on, and inshallah, if God willing, on 23rd of December we are going to sign a contract and we'll establish the flights direct, and in the coming future you will see that this connectivity and the frequencies are going to increase as we come closer to each other. इजलास से खिताब में एजाजी कौंसल जनरल काज़किस्तान शमासुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान तिजारती हजम $20 करोड़ है, जिसको बैंकिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, फ्लाइट ऑपरेशन और मास ट्रांजिट ट्रेड के जरिए $2 अरब तक ले जाया जा सकता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। काज़किस्तान के एजाजी कौंसल जनरल शमसुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़किस्तान की तिजारत $20 करोड़ है, जबकि भारत के साथ ज़मीनी रास्ता न होने के बावजूद $2 अरब से ज़ायद है। अशरफ खान की रिपोर्ट। एजाजी कौंसल जनरल काज़किस्तान शमासुर रहमान ने दोनों ममालिक के दरमियान फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में तिजारत के फरोग का अज़म जाहिर कर दिया। कहते हैं बैंकिंग चैनल पर मुआहदे दोनों ममालिक की तिजारत के लिए अहम पेशरफ्त है। साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज खुश आइंद और तिजारती ताल्लुकात को फरोग देगा। लास्ट ईयर एंड हाफ हमने पिछले 1.5 साल में बैंकिंग चैनल्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। हमने वीज़ा रजीम को और बेहतर कर दिया है, और 30 दिन के अंदर हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो रही हैं। जब ये तीनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी, एक तरफ आपका बैंकिंग सेक्टर, एक तरफ आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स और एक तरफ आपका द ईज़ ऑफ वीज़ा, विल बी एबल टू इंक्रीज आवर बायलैटरल ट्रेड। शमासुर रहमान ने बताया कि पाकिस्तान और काज़किस्तान की तिजारत $20 करोड़ है, जबकि भारत के साथ ज़मीनी रास्ता न होने के बावजूद $2 अरब से ज़ायद है। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं कोई $150 बिलियन पे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, और इंडिया जैसे आपने कहा जिसके पास लैंड रूट है नहीं, वो सिर्फ एयर के थ्रू अपना ट्रेड कर रहा है, is at about $2 billion. So we, with our resources and connectivity, are not even 10%. Potential है इसमें। एजाजी कौंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान काज़किस्तान की दो तरफा तिजारत से भरपूर फायदा उठा सकता है। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। IBM स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के मीट एंड ग्रीट इवेंट का एहतमाम किया गया। नौजवानों ने बराह रास्त बातचीत और स्पोर्ट्स को फ़रोग देना इस इवेंट के मकासद में शामिल रहा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के खिलाड़ियों का मीट एंड ग्रीट रखा गया, जहां तलबा और तलबात के साथ फैकल्टी मेंबर्स ने भी शिरकत की। मेहमान खसूसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी, CEO एहसन नकवी, कोच अजहर महमूद और खिलाड़ियों में हसन अली शामिल थे। तकरीर से खिताब में क्रिकेटर हसन अली ने वकार यूनुस को अपना रोल मॉडल करार दिया। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे इंटरेक्टिव इवेंट्स होने चाहिए। शायकीन से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए जी, ये बहुत अच्छा इवेंट था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये इनिशिएटिव है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और यूथ के साथ जो वो इंटरेक्ट करते हैं, और मैंने बहुत इंजॉय किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी ने टैलेंट हंट के हवाले से तलबा के सवालों के जवाबात भी दिए। साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद का कहना था कि आज की जनरेशन करियर को लेकर ज्यादा पुरजोश है। हमारे वक्त में खेल को आज की निस्बत ज्यादा चैलेंजेस का सामना था। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स को पता चले कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जिसमें बिजनेस किया जा सकता है, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ग्लोबली। सो पाकिस्तान में जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और चूँकि पाकिस्तान में क्रिकेट स्पेशली 10-12 साल तक ऑफ रही है, तो अब चूँकि दोबारा से पाकिस्तान में क्रिकेट आई है,
तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है। तो प्रोफेसर दानिश अली का कहना था कि आज के इवेंट्स का मकसद स्पोर्ट्स को फरोग देना है और IBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हवाले से कोर्स मुतारिफ करवाएगी। प्लेयर्स को हमारे टाइम पे ज़्यादा चैलेंजेस से उस वक्त ये था कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, इतने ज़्यादा कोचेज़ नहीं होते थे। यू हैव टू बी सेल्फ कोच एंड नाउ आपके बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आपके पास कोचेज़ हैं, आपके पास ग्राउंड्स भी हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। हसन अली का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स स्पोर्ट्स के फरोग के लिए जरूरी हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हिरा जबीन, City 21। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सदीक ने कहा कि बंदरगाहों पर दालों के कंटेनर रिलीज ना हुए तो मुल्क में दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। यही सूरत हाल रही तो खुराक की किल्लत पैदा हो जाएगी। कराची की बंदरगाहों पर पहले सोयाबीन, सब्जियों और अब 5000 से ज्यादा दालों के कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला संगीन होने लगा। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। जनरल सेक्रेटरी होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन फरहद सिद्दीक का कहना है कि बैंक 240 के रेट पर भी माल रिलीज नहीं कर रहा। शिपिंग कंपनीज फ्री डेज से एक दिन ताखिर होने पर 36 से 40 हजार की डिटेंशन और डैमेज लगा रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो खुराक की किल्लत हो जाएगी। अब डॉलर हम लोग मांगने जाते हैं बैंक से, बैंक हमें डॉलर नहीं प्रोवाइड कर रहा और प्रोवाइड ना करने की वजह कि उनको सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। हम उनको ये बता रहे हैं कि आप कोई भी रेट लगा लें, आज 225 का रेट है, आप 240 के हिसाब से अपना रेट लगा लें, लेकिन हमें जो है वो माल तो छुड़वाने दें, क्योंकि एक दिन अगर 10 दिन हमारा फ्री होता है, अगर 11वां दिन हो जाता है तो एक कंटेनर के पीछे हमें 36 से 40 हज़ार रुपया जो है वो डैमरेज और डिटेंशन की सूरत में देना पड़ता है। फरहद सिद्दीक बोले कि ऑस्ट्रेलिया के 1200 कंटेनर्स वहां के एक्सपोर्टर्स ने इसलिए रोक दी हैं क्योंकि उन्हें खदशा है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। ये करना चाहिए कि जो इनके पास अभी खुराक के लिए डॉलर तो रिलीज़ करें ना, बाकी लग्जरी आइटम पे जो है वो डॉलर उनको बैन कर दें, लेकिन खुराक बेसिक आइटम है एक इंसान की। मुल्क में एक जानिब खुराक के बहरान का खदशा पैदा हो गया है तो दूसरी तरफ दालों की कीमतों में इजाफा भी देखा जा रहा है। ऐसे में हुकूमत को फौरी इकदामात की जरूरत है। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, City 21। चावल भी कराची वालों की पहुंच से दूर हो रहे हैं। शहर में एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के चावलों की कीमत में 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई पर आवाम भी हुकूमत पर बरस पड़े। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। अंडों, मुर्गी के गोश्त और सब्जियों के बाद अब अजनास की कीमतों को भी पड़ लग गए। सबसे सस्ता टोटा चावल 70 रुपए से बढ़कर 110 रुपए किलो का हो गया। बासमती और सेला चावल की कीमतों में 30 रुपए से जायद का इजाफा हो गया। City 21 से बात करते हुए होलसेल मार्केट के दुकानदार ने कहा कि रिटेलर के पास कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। जो आदमी 5 किलो चावल लेता था अब वो 2 किलो खरीद रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, क्या वजह है? कोई बोलता है एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बोलता है ये हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करना है तो भाई पहले पाकिस्तान को तो सोचो कि पाकिस्तान में भी गरीब अवाम है, यहाँ 80% गरीब अवाम है बेचारी। तो ये तो देखो तो सही कि कितना दालों में बढ़े हुए हैं, चीनी देखो तो चीनी में बढ़ गए, चावल देखो तो चावल में बढ़े गए। आदमी क्या करेगा, किस तरीके से जिएगा? महंगाई से तंग अवाम हुकूमत पर फट पड़ी। शहरी कहते हैं हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तनख्वाह कम है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत क्या कंट्रोल करेगा? गरीब को हुकूमत बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं देखेगा कि बंदे का सिल्ली के क्या है किया नहीं है, वो तो आगे बात नहीं करेगा। या ऐलान करेगा, ऐलान के बाद कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई से आवाम तो तंग है मगर हुकूमत माशी बहरान को कम करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा काविश मेमन, City 21। आपको बताएं कि मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग और नवाज शरीफ की मुलाकात खत्म हो गई। 1 घंटा तवील मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अजमत आवान से, जो इस वक्त लंदन में मिर्जा इश्तियाक बेग के साथ मौजूद हैं। आज बिल्कुल पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से तकरीबन 1.5 घंटे की जो तवील मुलाकात है वो ही है। और अब इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से ही जानते हैं। मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि आपकी 1.5 घंटे तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात रही है। उस मुलाकात में क्या जो आपके मामलात हैं वो तय पाए हैं और नवाज शरीफ ने आपको क्या बताया? देखिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस फ़ोरम का मरकज़ी सदर भी हूँ और उसके हवाले से आज मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्हें इकॉनमी के बारे में बतलाया, बिज़नेसमैनों के बारे में बतलाया कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस वजह से डिसहार्टेंड है कि रोज़ाना पाकिस्तान PTI के जो सदर हैं इमरान खान साहब, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। वो इस तरह की कह रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि वो सड़कों के ऊपर आएँ, क्योंकि अब वो जब से लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हुआ है, अब बिज़नेस कम्युनिटी को वो सड़कों पे लाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं होंगे।
बिज़नेस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बैकबोन है, उनको मालूम है कि किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा उनका साथ दिया है, और आज पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी मेन वजह भी उनको मालूम है कि ये सब जो है तोहफे जो हैं वो। ये तो आपने सारे अपने खदशात जो है मियाँ साहब को बताया, मियाँ साहब ने आगे से आपको क्या रिस्पॉन्ड किया, और कोई उन्होंने आपको पाकिस्तान आने की कोई तरीक बताइए कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने मुझसे यही कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अंदर होंगे, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ होंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आने के बाद वो कराची भी तशरीफ़ लाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी भी, पाकिस्तान भी, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स मियाँ नवाज शरीफ टू कम टू पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि उनकी जो तवील मुलाकात थी उनमें जो बिज़नेस कम्युनिटी को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके बारे में आगाह किया। तो उनकी जानिब से कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर यकीन दहानी कराई है कि उनके तमाम मसाइल फ़ौरी तौर पर हल किया जाएंगे। साथ में उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान जाएंगे, कराची में बिज़नेस कम्युनिटी को मिलेंगे, उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत जल्द दूर किए जाएंगे। जी, अब आपको बताएं कि लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा के एहतजाज पर एक्शन। ग्रेड 17 की नर्सिंग इंस्ट्रक्टर शबाना बलोच को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद तबादले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, वजाहत तलब कर ली गई। उबैद शाह से मज़ीद जानेंगे। जी उबैद। जी बिल्कुल, लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा का आज सिंध सेक्रेटरी के सामने क्लासेस लगाने का जो एहतजाजी मुजाहरा था वो रंग ले आया। महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने शबाना बलोच को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। शबाना बलोच को 29 नवंबर को लियाकताबाद अस्पताल ट्रांसफर किया गया था। महकमा सेहत की हुकूमतुली पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया और उसके साथ फौरी तौर पर शोकाज का जवाब देने का कहा गया है। शबाना बलोच लियारी नर्सिंग कॉलेज पर 17 ग्रेड की एक अफसर हैं जो कि नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रही थी। ताहम वहाँ पर तलबा और स्टाफ को उनसे काफ़ी शिकायत हैं। तलबा को जो सरकार की तरफ से महकमा सेहत की जानिब से वज़ाइफ दिए जाते हैं उन वज़ाइफ में गबन भी किया गया, जबकि वहाँ पर मंशात फरोशों का भी डेरा रहता है। यही वजह है कि लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज थे। 2 माह कबल उन्होंने सिंध सेक्रेटरीट पर मुजाहरा किया था, जिसमें शबाना बलोच अपने स्टाफ के हमरा सिंध सेक्रेटरीट पर पहुंच गई थी और मुजाहिरीन को तशद्दुद निशाना भी बनाया था। ये तमाम तर चीज़ें मीडिया पर आने के बाद महकमा सेहत सिंध ने उनको मुअत्तल कर दिया था और कुछ अरसे बाद उन्हें लियाकताबाद अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया था। 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक लियारी नर्सिंग कॉलेज में मौजूद हैं और लियारी नर्सिंग कॉलेज के जो नए प्रिंसिपल हैं डॉक्टर इरशाद, उनको कॉलेज में भी दाखिले की वो इजाज़त नहीं दे रही ताकि वो अपना चार्ज संभाल सकें। उनकी इस जो अपने एक पूरी इजारादारी कायम कर रखी है, इस पर लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज थे। आज भी उन्होंने सिंध सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाजी क्लासेस लगा ली थी। उनका ये कहना था कि लियारी नर्सिंग कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए और साथ ही साथ लियारी के जो बदनाम अनासिर हैं, जराइम पेशा अनासिर हैं, वो लियारी नर्सिंग कॉलेज में दंदनाते फिरते हैं, जिससे तलबा को अपनी जान और माल का भी खतरा रहता है। इनके संगीन इल्जाम लगने के बाद महकमा सेहत सिंध ने 2 माह कबल कमेटी बनाई थी, उनको मुअत्तल किया गया, फिर उनको बहाल किया गया और लियाकताबाद अस्पताल में उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बावजूद वो अपना चार्ज किसी और प्रिंसिपल को देने को तैयार नहीं है। तलबा पर उन्होंने कॉलेज के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं, जबकि डॉक्टर इरशाद जो कि चार्ज लेने के लिए वहां पर आए थे उनको भी कॉलेज में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर महकमा सेहत सिंध ने एक बार फिर उनको शौकाज नोटिस जारी कर दिया है, जबकि तलबा का ये कहना है कि महकमा सेहत सिंध 17 ग्रेड के एक मामूली अफसर के सामने कितने शौकाज जारी होते हैं उबैद कि जब बाकायदा कार्रवाई की जाए, एक शख्स जो है वो चार्ज नहीं सौंप रहा दूसरे बंदे को जबकि तबादला हो चुका है, कितने शौकाज मजीद होंगे जिसके बाद ये कार्रवाई हो? महकमा सेहत सिंध ने जो शौकाज नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक 5A, 4A और 3B के तहत सेक्रेटरी हेल्थ सिंध का ये कहना है कि वो ये इस्तेहकाक रखते हैं कि फौरी तौर पर उनको बरतरफ किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिंध सर्विसेज रूल्स की सरासर खिलाफ वर्जी की है। महकमा के जो अहकामात हैं कि दूसरी जगह जाके वो अपनी पोस्ट संभालें, उसकी उन्होंने सरासर खिलाफ वर्जी की है और अपनी मर्जी से कॉलेज में बैठी है। तो महकमा सेक्रेटरी सेहत का इस्तेहकाक है, लेकिन बहरहाल वो अपने इस इस्तेहकाक का अब तक इस्तेमाल नहीं कर रहे। शोकॉज नोटिस जारी हो रहे हैं शबाना बलोच को। उबैद शाह आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पसमानदा इलाकों में खुला तेल फरोख्त न होने पर ताजिर परेशान हैं। कोरंगी होलसेल मार्केट के सदर का कहना है कमिश्नर कराची से इजाज़त के बावजूद भी तंग किया जा रहा है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में। खुला तेल बेचने वालों के खिलाफ एक्शन से कोरंगी होलसेल मार्केट के ताजिर तंग आ गए। मार्केट के सदर कुर्बान अली का कहना है कि कमिश्नर कराची ने खुला तेल फरोख्त करने की इजाजत दी, मगर फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों से मुश्किलात हैं। मलेशिया से इम्पोर्ट शुदा तेल ही मिल्स में जाता है और वही दुकानों पर आता है। इस वक्त पैकेटों के अंदर जो घी बिक रहा है, घी वालों की जो अपना एक अरमा दवरी में खेलें उसकी वजह से जो बिक रहा है
वो महंगा घी बिक रहा है, जबकि मलेशिया से जो ऑयल आ रहा है, ओलियन ऑयल, पोम ऑयल वगैरह जो भी है, सब मलेशिया से ज़्यादा वही ऑयल घी मिल में जा रहा है, वही जो है वहाँ से पोर्ट से लोड करके सेल पॉइंटों पर आ रहा है पूरी कराची में। जब दोनों एक ही माल हैं और दोनों मियारी हैं तो फिर खुले तेल पे पाबंदी क्यों है? कुर्बान अली के मुताबिक महंगाई के सबब लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो गया है। मार्केट में ताजिरों के पास माल मंगवाने के लिए रकम मौजूद नहीं है। गरीब को जो है परेशान नहीं किया जाए। गरीब आदमी इस वक्त उसकी 1000 रुपये झाड़ी है, वो 1000 रुपये में 120 रुपये किलो आटा खरीदेगा, या वो 600 रुपये किलो घी खरीदेगा, या वो 250 रुपये किलो दालें खरीदेगा। बहुत मुश्किल है गरीब को गुजारा करना। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एक गरीब आदमी को जीने दिया जाए, और ये खुला और मियारी तेल तमाम जो गरीब इलाके हैं और जो छोटे छोटे इलाके हैं, कोरंगी है, औरंगी है और वगैरह जितनी भी छोटे छोटे, उनमें ये मियारी खुला तेल बेचने की इजाज़त दी जाए। सदर कोरंगी होलसेल मार्केट का कहना था कि पसमानदा इलाकों में ब्रांडेड तेल खरीदने की लोगों में साकत नहीं। सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची फूड अथॉरिटी का नोटिस लें, जायज काम करने वालों को ना सताया जाए, मुजरे सेहत तेल बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ हबीब खान, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।